नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और आज के इस वीडियो में हम जो है संघर्षकालीन भारत का जो है सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम जो है मुगल कालीन भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो पॉइंट है आपके राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा साथियों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कंप्यूटर इस अपने चैनल के ऊपर जो है अपने सभी प्रकार के जो है भर्ती परीक्षाओं के लिए जो क्रैश कोर्स और टेस्ट पेपर जो है आपके एकदम फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं और एकदम सही और सटीक तरीके से। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं साथियों। अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं मुगल कालीन भारत। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये अपना पहला जो है फर्स्ट पार्ट में हमने क्लियर कर लिया था। यह जो है आपके 1526 से लेकर 1758 ईस्वी तक का बात है ये। ठीक है, ये कालक्रम जो है 1526 से 1758 तक माना जाता है। अब देखिए, इसके अंदर इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिल्ली पर अपना राज सिंहासन बताते हुए बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। किसको? बाबर को। कहां पर आक्रमण करने के लिए? दिल्ली पर जो है आक्रमण करने के लिए उनको आमंत्रण दिया था। 1524, ठीक है, डेट याद रखना है। 1524 में बाबर ने चौथी बार दिल्ली पर आक्रमण किया था। बाबर ने जो है दिल्ली पर 1526 के अंदर कितना आक्रमण किया था साथियों? तो चौथी बार जो है आक्रमण किया था। जब बाबर ने आक्रमण किया तो पंजाब के गवर्नर, उस समय जो पंजाब के गवर्नर थे कौन? दौलत खां ने बाबर को अपने पुत्र के हाथ संदेशा भेजा कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली सिंहासन से अपदस्थ कर दो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है दिल्ली के ऊपर जो है चौथी बार आक्रमण कर दिया था, इसलिए जो है उनको वहां से जो है उसका अपने जो सिंहासन जा उससे जो है अपदस्थ कर दो। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं आपके लिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली का अंतिम लोधी सुल्तान कौन था साथियों? इब्राहिम लोदी। ठीक है, याद रखना है आपको। तो अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की बाबर द्वारा पराजय के बाद मुगल राजवंश की जो है स्थापना हुई थी। कब? 1526 के बाद जो है दिल्ली के अंदर जो अंतिम लोदी सुल्तान है इब्राहिम लोदी की बाबर द्वारा पराजय के बाद जो है बाबर द्वारा जो उनको पराजित किया गया था, तो उसके बाद जो है मुगल राजवंश की जो है आपके स्थापना की गई थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत के मुगल चगताई, ठीक है, मुगल चगताई तुर्क थे। ठीक है, मध्यकालीन जो भारत के मुगल थे वो कौन थे? चगताई तुर्क थे। ठीक है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण बाबर का तोफखाना था। बाबर के तोफखाने के कारण जो है वह विजयी हो सका था। ठीक है, बाबर। अब देखिए नेक्स्ट, इसी के अंदर पॉइंट है, मुगल राजवंश में कुल 19 शासक हुए थे। कितने? 19 शासक हुए थे। ठीक है, अब देखिए, इनमें से प्रथम 6 तो जो है शासकों को महान सम्राट कहा जाता था। इसके अंदर देखो 19 सम्राट हुए थे सर, 19 जो शासक हुए थे, उसके अंदर जो प्रथम 6 शुरू के जो 6 शासक थे उनको महान सम्राट कहा जाता है। ये इस प्रकार है, कौन कौन से हैं वे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये जो 6 आपके शासक थे इनको आपके सम्राट कहा जाता था। ठीक है, महान सम्राट कहा जाता था, जो कि 19 शासकों में प्रथम 6 स्थान पर ये थे साथियों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए बाबर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बाबर का देखो कालक्रम आपके 1526 से 1530 ईस्वी तक माना जाता है। तो देखिए बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था, याद रखना आपको। ठीक है, बाबर जो था आपके मुगल साम्राज्य का जो है संस्थापक था। ठीक है, बाबर का आप जन्म आपको आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखो, बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जो है फरगाना में हुआ था। कहां पे हुआ था साथियों? फरगाना के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था। वहां 8 जून 1494 ईस्वी में फरगाना की गद्दी पर बैठा था। कब? 8 जून 1494 ईस्वी को अंदर जो है वो फरगाना की राजगद्दी पर बैठा था। बाबर चगुताई तुर्क था, जैसे कि अभी मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बताया था। ठीक है, तो चगुताई तुर्क था कौन? बाबर। 1507 ईस्वी में कंधार विजय के समय उसने बादशाह यानी पादशाह की उपाधि धारण की थी। तोफखाने का प्रयोग करते हुए भारत में बाबर की सफलता का एक प्रमुख कारण था। अभी जस्ट हमने पढ़ा ही था कि उसकी जो तोफखाने थी उसकी वजह से जो है वो उस युद्ध के अंदर जो है विजय हो पाता था। ठीक है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी
दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ठीक है, इन दोनों ने जो है इनको जो है आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण था वो इन दोनों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, पंजाब के शासक थे दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। इन दोनों ने जो है उन पर आक्रमण करने के लिए इनको कहा था। ठीक है, बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। कौन कौन से प्रमुख युद्ध है देखिए। पहला पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, प्रथम जो युद्ध हुआ था ये आपके पानीपत का, ये आपके इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था और उसमें जो है बाबर जीत गया था। ठीक है, तो यहां पर ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, फिर देखिए खानवा का युद्ध दूसरा। तो देखिए 17 मार्च 1527 को खानवा में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। किसका? जिहाद का नारा दिया था। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में जिहाद का जो है नारा दिया था तथा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। कौन से युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद जो है उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। मुसलमानों पर से तगमा कर हटाया था। मुसलमानों पर उस समय एक कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, तगमा, उसको इन्होंने जो है हटाया था। फिर देखिए तीसरा चंदेरी का युद्ध। अब देखिए चंदेरी का युद्ध में देखिए 29 जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी के शासक मेदंती राय को हराया था। ठीक है, कब? 19 जनवरी 1528 को जो है बाबर ने चंदेरी के शासक मेदंती राय को हराया था। चौथा है आपके घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो अब घाघरा के युद्ध के अंदर देखिए 6 मई 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था। किसको हराया था? अफगान लोग जो थे उनको हराया था। बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में जो है मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी बाबर की जो मृत्यु? कब हो गई थी? 26 दिसंबर 1530 को। किसकी वजह से? बीमारी के कारण जो है उनकी आगरा के अंदर जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाबर को काबुल में दफनाया गया था। किसके अंदर? काबुल के अंदर दफनाया गया था। बाबर ने प्रधानमंत्री के समान मीर पद का जो है सृजन किया था। किस पद का? मीर पद का जो है सृजन किया था। बाबर ने अपने आप को सुल्तान के स्थान पर बादशाह पुकारा था। ठीक है, उन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं बल्कि बादशाह के नाम से पुकारा था। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर साथियों। अब नेक्स्ट देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा। देखिए बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था? बाबरनामा या तुझके ए बाबरी। ठीक है, तुझके ए बाबरी लिखी जो कि तुर्की भाषा के अंदर थी। ठीक है, बाबरनामा या तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। ये किसके ऊपर आधारित है? बाबर की। ठीक है, बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा तुझुक ए बाबरी। उत्तरी भारत में तोपों का प्रयोग बाबर ने ही प्रारंभ किया था। उत्तरी भारत के अंदर जो है तोहफे होती है उनका प्रयोग जो है सबसे पहले बाबर ने ही शुरू किया था। युद्ध में तुलगुमा, याद रखना, युद्ध के अंदर तुलगुमा। ठीक है, युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया था। उसने मुबैयान, ठीक है, मुबैयान नामक शैली को जन्म दिया था। उसने कला के क्षेत्र में चार बाग शैली का प्रचलन किया था। किसका? चार बाग शैली का प्रचलन किया और आगरा में प्रसिद्ध आराम बाग बनवाया था। क्या बनवाया था? आराम बाग। उसने तगमा समाप्त कर दिया था। ठीक है, जो मुसलमानों के ऊपर जो आपके कर लगाया था, आपके टैक्स लगाया गया था, उस टैक्स को इन्होंने जो है हटा दिया था। ठीक है, बाबर ने पानीपत और संभल की मस्जिदें बनवाई थी। बाबर ने जो है पानीपत और संभल की मस्जिदें बनवाई थी। उसके सेनापति मीर बाकी, क्या नाम था? मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई थी। किसने बनाई थी? सेनापति था उसका मीर बाकी। ठीक है, उन्होंने जो है अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी? कलंदर की जो है उपाधि दी गई थी। बाबर के बाद हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बना। बाबर के बाद जो है उसका जो उत्तराधिकारी है वो हुमायूं बना था। ठीक है, तो यहां पर हमने क्लियर कर लिया है बाबर के बारे में। अगर आपको इन पॉइंट्स के अंदर जो है कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा आप। अब हम जो है नेक्स्ट हुमायूं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले साथियों आपके लिए जो है ये सारा पीपीटी बनाने में और आपके लिए जो है नोट्स निकालने में बहुत ही हमारी जो है मेहनत लगती है साथियों। तो उस मेहनत के लिए, हमारी इस मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्लीज़ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो पॉइंट्स चल रहे हैं, इस वीडियो को जो है आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों।
ठीक है, अब हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। देखिए, तो हुमायूं का जो शासनकाल माना जाता है 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक तथा 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक माना जाता है। बाबर के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। कहां पर? काबुल में। किसका जन्म? हुमायूं का। कब? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। ठीक है, 1526 में हुमायूं को हिसार फिरोजाबाद, कौन सा? हिसार फिरोजाबाद, याद रखना है आपको। ठीक है, 1526 में हुमायूं को जो है हिसार फिरोजाबाद तथा फिर संभल की जो है जागीर दी गई थी। पहले किसकी दी थी? हिसार फिरोजाबाद तथा फिर जो है उसके बाद संभल की जो है जागीरदारी उसको दे दी गई थी। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को जो है नसीरुद्दीन हुमायूं भारत का नया शासक बना था। कौन? भारत का नया शासक कौन बना था? नसीरुद्दीन हुमायूं। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर, ठीक है, कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर पहला आक्रमण किया था। 1532 में हुमायूं ने दोहरिया नामक स्थान पर अफगानों को पराजित किया था। कहां पर? दोहरिया नामक स्थान पर जो है अफगानों को पराजित किया था। कब की बात है? 1532 ईस्वी की। ठीक है, जिसमें अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। किसने किया था? महमूद लोदी ने किया था। 1535 से लेकर 1536 में हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण कर मांडू और चंपारण के किले जीते थे। किस किस के? मांडू और चंपारण के किले जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं साथियों। अब देखिए, नेक्स्ट अपने पास आता है 26 जून 1500। अब देखो, 26 जून 1539 में हुमायूं एवं शेर खां, हुमायूं व शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। किसका? चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था, जिसमें हुमायूं जो है वो हार गया था, पराजित हो गया था। ठीक है, शेर खां ने इस युद्ध के बाद स्वयं को सुल्तान घोषित किया, वह शेर शाह की उपाधि ले ली। ठीक है, शेर खां जो था उसने जो है युद्ध के बाद स्वयं को सुल्तान घोषित किया, वह शेर शाह की जो है उपाधि धारण की थी। 17 मई, अब देखिए 17 मई 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने फिर से हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, फिर से हुमायूं को हरा दिया था तथा उसके बाद राज्य पर अधिकार कर लिया था, उस राज्य पर जो है अधिकार कर लिया था। शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 22 जून 1555 में मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद में, ठीक है, सरहिंद में, कहां पर? सरहिंद के युद्ध में, यह युद्ध का नाम आपको याद रखना है, सरहिंद का युद्ध। ठीक है, तो यहां पर जो है शेरशाह के वंशज को हराया था। ठीक है, सरहिंद के युद्ध में जो शेरशाह का जो वंशज था उसको हरा दिया था तथा भारत का जो है दोबारा बादशाह बन गया था। क्यों? उन्होंने जो है शेरशाह के जो वंशज थे उनको इन्होंने हरा दिया था। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठ गया था, वापस। ठीक है, हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले शेरमंडल, दिल्ली का जो पुराना किला है शेरमंडल में दीन-ए पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया था। क्या नाम? दीन-ए पनाह नामक पुस्तकालय, लाइब्रेरी जो है बनवाई थी। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को इसी पुस्तकालय से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 27 जनवरी 1556 को। ठीक है, ये जो पुस्तकालय था आपका, इसका क्या नाम था? आपके दीन-ए पनाह नामक पुस्तकालय था, उसके अंदर जो है नीचे गिरने से उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। लैंड-पुल, देखिए लैंड-पुल ने हुमायूं के बारे में कहा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया है। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या नाम से संबोधित किया है? इंसान एक कामिल कहकर जो है उसको जो है संबोधित किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को लेकर आ रहा हूं आपके सामने। अब हम बात करेंगे सुर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, सुर साम्राज्य के बारे में स्टार्ट करें उससे पहले निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आप जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है जरूर फॉलो करें, हमारे पेज एनवीरा एजुकेशन पेज को जरूर आप ज्वाइन करें साथियों। आपको वहां पर भर्ती से संबंधित सभी जानकारी जो है बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड कर दी जाती है।
अब देखिए हम बात करते हैं सूर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए सूर साम्राज्य का संस्थापक जिसका क्या नाम था, फरीद यानी शेरा खां था। क्या नाम था, शेरा खां। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान ने निहत्ते फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने के कारण उसे जो है शेर खां की उपाधि थी। ठीक है, उसका साम्राज्य पश्चिमी कनौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक था तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक जो है इसका साम्राज्य विस्तृत था। उसने मालवा पर भी अपनी विजय प्राप्त की थी। कहां पर, मालवा पर भी विजय प्राप्त की थी। शेरखां या शेरशाह ने 1544, देखो इसको दो नामों से पुकारा जाता है, शेर खां या शेरशाह। ठीक है, दोनों याद रखने आपको। ने 1544 में मालदेव को हराकर अजमेर, देखिए अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अपना अधिकार जमा लिया था। 1544 की जो है बात है। शेरशाह ने मालदेव से बड़ी मुश्किल से युद्ध जीता। तब शेरशाह ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दिया था। ठीक है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 1544 ईस्वी में कालिंजर युद्ध, ठीक है, कालिंजर युद्ध में बारूद विस्फोट से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शेरशाह ने भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बंटाई, क्या, गल्ला बख्शी या बंटाई, नस्क, ठीक है, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की थी। 4 बड़ी सड़कों का भी निर्माण करवाया था इन्होंने। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड का जो है निर्माण करवाया, जो बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक जाती है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शेरशाह या शेर खां के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर ये सूर साम्राज्य के अंदर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं साथियों। अब बात आती है अकबर के बारे में। वेरी फेमस है, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपने भी ज्यादा से ज्यादा जो है इनके बारे में सुन रखा होगा। अब देखिए अकबर 1556 से लेकर 1600 जो है 1605 तक जो है इनका शासन काल माना जाता है। ये दोनों डेटेड जो है इनके बीच का काल इनका है। ठीक है, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को जो है हुआ था। उनकी माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। ठीक है, हमीदा बानू बेगम था। उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या नाम था, जलालुद्दीन महमूद अकबर। ठीक है, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। कौन, बैरम खां जो है वो अकबर का संरक्षक था। हुमायूं की मृत्यु के बाद पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कल्लानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी, देखिए 14 फरवरी 1556 को 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया था। कितने वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में जो है उनको मुगल बादशाह जो है घोषित किया गया था। अकबर ने बैरम खां को, देखिए जो संरक्षक था उनका, अकबर ने बैरम खां को अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया तथा उसे खान ए खाना की उपाधि थी। किसकी उपाधि दी थी, खान ए खाना की उपाधि दी थी। अकबर के शासन के शुरुआती वर्षों यानी 1560 से लेकर 62 में रिश्तेदारों का प्रभाव था। इस समय को पर्दा शासन, क्या नाम से, पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। क्या, पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। अकबर की आयाओं में जीजी अनंगा, ठीक है, आया जो ध्यान रखती है, आया यानी जीजी अनंगा या माहम अनंगा। ठीक है, जीजी अनंगा या माहम अनंगा सबसे प्रमुख थी। इसके पति शमसुद्दीन अतंगा, ठीक है, उनका नाम क्या था, शमसुद्दीन या अतंगा ने कन्नौज युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी। कब, कन्नौज के युद्ध के अंदर जो है हुमायूं की जान बचाई थी। आदिल शाह सुर, ठीक है, आदिल शाह सुर के बारे में देखिए पॉइंट यहां पर, तो यहां पर देखिए आदिल शाह सुर, ठीक है, आदिल शाह सुर के प्रधानमंत्री हेमू ने हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हुमायूं ने इन्होंने जो है आपके दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जो है विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण कर ली थी कि इन्होंने, अकबर ने। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर होते हैं अपने। अब देखिए नेक्स्ट हम, ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है पानीपत के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो देखिए 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू व अकबर के बीच युद्ध हुआ
जिसमें हेमू मारा गया था। ठीक है, हेमू मारा गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन करता हूं, जिसमें धार्मिक विषय पर विचार विमर्श किया जाता था। किसके अंदर? इबादत खाना के अंदर। किस पर विचार विमर्श किया जाता था? धार्मिक जो विषय होते थे उसके ऊपर जो है सोच विचार या विचार विमर्श करवाया जाता था। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा यानी घोषणा पत्र जारी किया था। अकबर के लिए महजरनामा, ठीक है, मजहरनामा का निर्माण अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब साथियों दीन ए इलाही के बारे में बात करते हैं। दीन ए इलाही, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में क्वेश्चन। तो देखिए अकबर ने एक नव धर्म की स्थापना की थी जिसे दीन ए इलाही कहा गया। दीन ए इलाही एक नया धर्म था उस टाइम जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। इसकी स्थापना 1581 ईस्वी में की गई थी। इसका नाम तौहीद ए इलाही अर्थात देव्य एकस्वरवाद है। ठीक है, यानी देवी देवताओं जो है उनके लिए एक समान थे, इसका अर्थ है। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। पहला हिंदू राजा कौन सा था? बीरबल था। अकबर को सबसे अधिक हिंदू धर्म ने प्रभावित किया था। हिंदू त्योहारों को मानना, तिलक लगाना, जरों का प्रदर्शन आदि हिंदू धर्म से अकबर ने लिए थे। ठीक है, अब देखिए 1573 में अकबर ने सूरत में महान पारसी पुरोहित दस्तूरजी मेहरजी राणा से भेंट की तथा उन्हें दरबार में बुलाया। फारसी धर्म के प्रभाव से अकबर ने सूर्य पूजा तथा प्रकाश पूजा प्रारंभ की थी। कौन कौन सी? सूर्य पूजा और प्रकाश पूजा प्रारंभ की थी तथा पारसी त्योहारों को मनाना शुरू किया था। किसने? अकबर ने। ठीक है, अब देखिए 18 जून की घटना। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को हराया था। किसने हराया था? अकबर ने। मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह व असफ खान ने किया था। मान सिंह और असफ खान ने जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अकबर के समय एक पुर्तगाली मिशन, ठीक है, 19 फरवरी 1580 में आया था जिसमें एंटोनी मानसेरेट, रुडोल्फ अल्वेवी तथा एनक्रिवेज थे। ठीक है, कौन कौन थे इसके अंदर? एंटोनी मानसेरेट, रुडोल्फ अल्वेविवा, ठीक है, तथा एनरिकेव्ज। ठीक है, 1522 में देखिए अब 1582 में अकबर ने गुजरात से तफगज के महान जैनाचार्य हरि विजय सूरी को बुलाया। किसको बुलाया था? महान जैनाचार्य था जिसका नाम था हरि विजय सूरी को बुलाया तथा जगत गुरु की उसको उपाधि दी थी। ठीक है, 1591 में उसने खत्तर गच्छ संप्रदाय के विद्वान जिन चंद्र सूरी को दरबार में बुलाया तथा युग प्रदान के उनको जो है उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अक्टूबर 1605 की बात है। अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1605 यानी अक्टूबर महीने में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, ठीक है, आगरा में, ठीक है, अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा जिसका नाम है वो आगरा में है। अकबर के दरबार में रत्न कौन कौन से थे आपके? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्लादी प्याजा, हकीम हुकाई। ठीक है, ये आपके जो है 9 रत्न थे। 1573 ईस्वी के अंदर जो है माप या राजस्व सुधार या दहसाला पद्धति जो है टोडरमल द्वारा राजस्व प्रणाली का विकास जो है मुख्य रूप से शेरशाह एवं अकबर ने किया था। किसने किया था? शेरशाह और अकबर के द्वारा किया गया था। मुगल काल में जाब्ती राजस्व प्रणाली प्रचलित थी। अकबर ने शासक बनते ही शेरशाह की व्यवस्था में कई सुधार किए, जैसे भूमि की माप के लिए नए गज यानी इलाही गज का प्रयोग किया था। ठीक है, अकबर के शासन। ठीक है, उपज के आधार पर भूमि का वर्गीकरण आदि वो अकबर ने जो है 1580 ईस्वी में जो है दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली शुरू की थी। नवीन कर दहसाला नाम का जो टैक्स था उसको जो है इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, 1580 ईस्वी के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना जहांगीर के बारे में।
तो देखिए जहांगीर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो जहांगीर का जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है। अकबर की पत्नी मरियम उज़मानी यानी भारमल की बेटी की कोख से जो है 30 अगस्त 1569 को जो है महमूद सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, ठीक है, जिसका नाम आगे चलकर जहांगीर रखा गया था। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था साथियों? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जो है आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। जहांगीर ने आगरा के किले के शाहबुर्ज से जो है यमुना नदी के तट पर एक सोने की जंजीर लगवा दी थी। किसकी? सोने की जो है जंजीर लगवा दी, जिसे खींचकर कोई भी न्याय की मांग कर सकता था। इन्हें न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसको? जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जो है जहांगीर के विरोध विद्रोह कर दिया था तथा सिख गुरु अर्जन देव की शरण में चला गया था। किस गुरु में? सिख गुरु थे अर्जन देव, ठीक है, उनकी शरण में चला गया था। इससे नाराज होकर जहांगीर ने जो है अर्जन देव को मृत्युदंड दिया था। क्या दिया था? मृत्युदंड दे दिया था, ठीक है। मेवाड़ से युद्ध एवं संधि जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता थी, ठीक है। मेवाड़ से जो युद्ध एवं संधि जो है जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता थी, ठीक है। 1615 की मेवाड़ मुगल संधि, ठीक है, ये जो है सबसे बड़ी इनकी सफलता मानी जाती है। अब देखिए कश्मीर से लाहौर वापस जाते समय भीमवार नामक स्थान पर 7 नवंबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। कब? 7 नवंबर 1627 ईस्वी को जो है भीमवार नामक स्थान पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। वहां फारसी और तुर्की का अच्छा विद्वान था। किसका? फारसी और तुर्की का अच्छा विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखा था, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी लिखा था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। यह उनकी आत्मकथा थी। अब देखिए जहांगीर के समय में सबसे अधिक जो है प्रगति चित्रकला में हुई थी, ठीक है। उस समय जो सबसे अधिक प्रगति जो है प्रोग्रेस वो चित्रकला के सेक्टर के अंदर मानी जाती है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण काल किस समय को कहा जाता है? जहांगीर को, ठीक है। अब देखिए जहांगीर को चित्रकला का अच्छा ज्ञान था। जहांगीर के अनुसार यदि उसके सामने कोई भी चित्र प्रस्तुत किया जाए तो वह बता देगा कि उसे किस कलाकार ने बनाया है। यदि एक चित्र को कई कलाकार ने मिलकर बनाया होगा तो वह बता देगा कि उस चित्र को का कौन सा अंग कौन से कलाकार ने बनाया है। जहांगीर ने अकबर का मकबरा, लाहौर की मस्जिद इत्यादि प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया था। किसका? अकबर का जो मकबरा था, लाहौर की जो मस्जिद थी, उनका जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया था? जहांगीर के द्वारा। नूरजहां द्वारा बनाया गया एतमातु दौला का जो है मकबरा भी उसके काल के अत्यंत प्रसिद्ध इमारत है। कौन सा? एतमातु दौला जो है नूरजहां के द्वारा बनाया गया था, वह बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध इमारत थी। जहांगीर ने लाहौर, ठीक है, कश्मीर तथा अन्य कई स्थानों में जो है सुंदर बाग भी लगवाए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट हम नूरजहां के बारे में। तो देखिए नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा था। उसका पिता गियास बेग, ठीक है, गियास बेग फारस का जो है निवासी था। कहां सा? फारस का। नाम का था गियास बेग, ठीक है। जहांगीर ने गियास बेग को एतमातु दौला की उपाधि प्रदान की थी। 1611 की बात है। अब देखिए 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसे नूर महल की उपाधि दी थी। किसकी? नूर महल की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? नूरजहां को जो है इसकी उपाधि दी गई थी। 1613 ईस्वी में जो है नूरजहां बादशाह बेगम बनी थी, ठीक है। कब? 1613 ईस्वी के अंदर, ठीक है। उसने अपना अंतिम समय लाहौर में बिताया तथा 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1645 ईस्वी के अंदर, ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां जो है गद्दी पर बैठा था। जहांगीर के बाद जो है शाहजहां जो है आपके वहां गद्दी राजगद्दी के ऊपर बैठा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम। अब बात आती है अपने पास शाहजहां के बारे में, ठीक है। तो देखिए शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर के अंदर हुआ था। कब? 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। जहांगीर की मृत्यु के बाद 24 फरवरी
1628 को शाहजहां जो है नया मुगल बादशाह बना था। वहां प्रथम मुगल बादशाह था जो सम्राट बनने से पूर्व दक्षिण भारत का गवर्नर यानी दक्षिण का सूबेदार गवर्नर रह चुका था। 1612 में शाहजहां यानी खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद, ठीक है, अर्जुमंद बान बेगम से हुआ था, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मुमताज महल, जिसको असली क्या कहा जाता है रियल में, अर्जुमंद बान बेगम, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने इनकी याद में ताजमहल बनवाया था। आ गया मान, ठीक है, ताजमहल बनवाया था किसकी याद में, मुमताज के याद में, ठीक है। 1617 की बात करते हैं। अब 1617 ईस्वी में अहमदनगर तथा मुगलों के बीच संधि हो गई थी। इस संधि में सबसे प्रमुख भूमिका जो है जहांगीर के पुत्र खुर्रम की थी, ठीक है, इसलिए जहांगीर ने प्रसन्न होकर उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। किसकी, शाहजहां की उपाधि दी थी। 1657 में जब शाहजहां बीमार हो गया था तो उसके पुत्रों के बीच सुल्तान बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मुगल इतिहास में इसे उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता था। किसका, उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता था, क्योंकि जो जहांगीर था, शाहजहां जो था वो बीमार हो गया था, तो अब उसके उत्तराधिकारी कोई ना कोई तो बनना पड़ेगा। तो इसके लिए उनके पुत्रों के अंदर जो है बीच में संघर्ष होना प्रारंभ हो गया था, इसलिए उसको जो है उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता है। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन औरंगजेब खुद शासक बनना चाहता था। उत्तराधिकारी के इस युद्ध में शाहजहां के मुमताज महल से उत्पन्न 7 संतानों ने भाग लिया, जिसमें जहां आरा, दारा शिकोह, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, ठीक है, फिर मुराद बख्श और गोहन आरा शामिल थे। ये 7 जो थे वहां पर जो शामिल थे। इसके अंदर बहनों में जहां आरा ने दारा शिकोह की तथा रोशन आरा ने जो है औरंगजेब की सहायता की थी। इस लड़ाई में प्रमुख युद्ध हुए धर्मत का युद्ध, ठीक है। कौन कौन से युद्ध हुए थे अब वो भी आपके सामने लेके आ रहा हूं, याद रखिएगा। तो युद्धों का नाम देखिए आप, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध, ये जो है प्रमुख युद्ध माने जाते थे उस टाइम के अंदर, ठीक है, शाहजहां के समय में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मुमताज महल के बारे में बात करते हैं अब हम, ठीक है, मुमताज महल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मुमताज महल का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। मुमताज महल का जो नाम था वो था आपके अर्जुमंद बानो बेगम। यह एतमादुद्दौला की लड़की नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। इनका जन्म 1594 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां से विवाह जो है 1612 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां ने इसे अपनी मुख्य पत्नी बनाया था, ठीक है, शाहजहां ने जो है इसको मुख्य पत्नी बनाया था और उसे जो है मलिक ए जमानी की उपाधि थी। किसकी, मलिक ए जमानी की, किसको, मुमताज महल को। 1631 में जो है प्रसव पीड़ा के कारण बुरहानपुरा में उसकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहां ने इसी की याद में जो है ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। याद रखना है आपको, इनकी याद में जो है मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास औरंगजेब के बारे में पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो औरंगजेब के बारे में बात करते हैं हम साथियों। एक बार जो है इसको जल्दी से जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए इसको। अब देखिए इनका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। तो देखिए 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। कहां पर, दोहाद नामक स्थान पर। कब हुआ, 3 नवंबर 1618 ईस्वी को, ठीक है। 1636 से 1644 ईस्वी तक उसने अपनी पहली तथा 1652 से 1658 तक दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। 1637 में औरंगजेब का विवाह जो है फारस के राजघराने की तथा शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम से उनका जो है जन्म माना जाता है। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई, औरंगजेब का जो पहला राज्याभिषेक था वो 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 मई 1659 ईस्वी को पुणे दिल्ली में हुआ था। पुरंदर की संधि जयसिंह, ठीक है, पुरंदर की जो संधि थी जयसिंह यानी औरंगजेब का सेनापति व शिवाजी के बीच 22 जून 1665 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। औरंगजेब ने जो है कठोरता से शासन किया तथा हिंदू प्रजा
तथा हिंदू राजाओं के साथ जो है असहिष्णुता का व्यवहार किया था। सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने लगभग 80 करों का माफ कर दिया था। कितने? 80 कर जो थे उनको माफ कर दिया था। इसमें से राहदारी यानी परिवहन कर, ठीक है, पांडारी यानी चुंगी कर आदि विभिन्न प्रमुख स्थानीय कर थे जिनको इन्होंने हटा दिया था, जिन्हें आब वाब, ठीक है, अन्य कर यानी आब वाब यानी अन्य कर, उस समय जो है अन्य कर जो होते थे अदर टैक्स, उनको जो है आब वाब के नाम से जाना जाता था। उसने नौरोज का त्योहार मनाना, ठीक है, नौरोज का त्योहार मनाना, जरों का प्रदर्शन और सिक्कों पर कलमा खुदवाना, तुला दाना आदि सभी पर जो है रोक लगा दी थी तथा जुआ एवं नशे का प्रयोग भी बंद कर दिया था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसलिए उसे जिंदा पीर के नाम से कहा जाता है। वो जो था सुन्नी धर्म को मानता था, इसलिए उसको जिंदा पीर कहा जाता है। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या कर दी थी। किसकी? सिखों का जो 9वां गुरु था तेग बहादुर, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक, सॉरी, उनको जो है हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, ये आपके औरंगजेब के बारे में पॉइंट हुए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दरबार में हिंदू त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी गई तथा सती प्रथा को भी बंद कर दिया गया था। औरंगजेब ने सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगाया था। अगर आप तीर्थ पर जाना चाहते हैं हिंदू लोग, तो उस समय जो है आपके ऊपर जो है कर लगा दिया गया था तथा हिंदू व्यापारियों से जो है 5% कर वसूल किया गया था। 1699 ईस्वी में जो है हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था। कब? 1699 ईस्वी के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब की नीतियों के कारण उसके समय कई विद्रोह हुए। इसमें सतनामी यानी मुंडिया, जाट, सिख, राजपूत विद्रोह आदि प्रमुख थे। इसके समय जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया था। ठीक है, फिर राजाराम एवं चूड़ामन के नेतृत्व में विद्रोह चलता रहा। अंत में जाटों ने मथुरा के पास भरतपुर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, औरंगजेब के समय जो है ओरछा यानी बुंदेलखंड के राजा चंपत राय और उसके पुत्र छत्रसाल ने बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने में सफलता पाई थी। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा यानी हैदराबाद को जो है मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की जो है मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 3 मार्च 1707 ईस्वी को जो है औरंगजेब की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, औरंगजेब के समय मराठे एक शक्ति रूप में उभरे थे तथा उसका नेतृत्व जो है शिवाजी और उसके उत्तराधिकारियों ने किया था। यहाँ पर यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जो मराठी लोग जो थे, मराठे जो थे उस समय जो है एक अलग से शक्ति के रूप में जो है उभरे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है साथियों मुगल कालीन प्रशासन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब बात करते हैं मुगल कालीन प्रशासन से। देखिए तो मुगल कालीन प्रशासन के अंदर देखिए पॉइंट आता है अपना मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का गठन अकबर ने किया था। ठीक है, मुगल प्रशासन प्रणाली वंशानुगत परंपरा और नौकरशाही पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, वंशानुगत का अर्थ होता है कि उसके वंश के अंदर जो उसके बाद में जो उसका बेटा होगा वही वहां का राजा बनेगा, उस साम्राज्य के अंदर जो है वही राजा बनेगा। ठीक है, मुगल शासन प्रणाली वंशानुगत परंपरा और नौकरशाही पद्धति पर थी। इस प्रशासनिक व्यवस्था में जो है केंद्रीय शासन व प्रांतीय शासन तथा स्थानीय शासन को भी व्यवस्था मिली हुई थी। ठीक है, अब आती है बात बादशाह यानी बादशाह के बारे में। मुगल प्रशासन का प्रमुख जो होता था उसको हम बादशाह के नाम से जानते थे। मुगल प्रशासन के अंदर जो प्रमुख होता था उसको हम जो है बादशाह के नाम से जानते थे। वह शासन का अध्यक्ष होता था। ठीक है, कार्यपालिका के सभी प्रमुख कार्य यानी विधि निर्माण वही करता था। कौन? बादशाह। वह शासन का सर्वोच्च प्रशासक था तथा न्याय का भी सबसे बड़ा अधिकारी तथा सर्वोच्च सेनापति माना जाता था। कौन? बादशाह। देखिए केंद्र का शासन वहां पे उस टाइम कैसा था? सेंट्रल मैनेजमेंट। देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था का संचालन कई प्रमुख मंत्रियों द्वारा किया जाता था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित जो है प्रमुख अधिकारी होते थे। पहला था प्रधानमंत्री या वकील। प्रधानमंत्री या वकील है मुतलक। ठीक है, अब देखिए यह पद सम्राट के बाद
प्रमुख पद हो जाता था। ठीक है, आपके जो सम्राट होता था उसके बाद जो है यह पद प्रमुख माना जाता था। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इस पद को अकबर ने 1564 से जो है बनाया था। मुनीम खां पहला वकील था इसका। ठीक है, बैरम खां के पद दुरुपयोग के कारण अकबर ने इसे जो है पद बदल दिया था। इसका जो है पद बदल दिया था। पहले था बैरम खां और उसके बाद जो है मुनीम खां को बनाया गया था वहां पर। ठीक है, वकील। अब देखिए दीवान ए आला या वजीर। ठीक है, अब देखिए यह वित्तीय विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, आपकी जो पैसों से रिलेटेड जो भी आपका वित्तीय विभाग का जो काम होता था वो उसका जो है प्रधान कौन होता था? दीवान ए आला या वजीर। राज्य के राजस्व एवं वित्त पर नियंत्रण रखना, वेतन भत्तों की निगरानी रखना आदि कार्य इसी के द्वारा किए जाते थे। अब देखिए सद्र उस सुदूर। अब कौन सा पॉइंट आता है साथियों? सद्र ए सुदूर के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो देखिए इसे सद्रे जहां भी कहा जाता था। सद्रे जहां भी इसको जो है कहा जाता था। ठीक है, किसको? सद्र उस सुदूर को। ठीक है, सद्रे जहां भी कहा जाता था। यह धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। यह सयूरगल यानी लगानहीन भूमि का जो है निरीक्षण करता था। कभी कभी सद्र को जो है न्याय विभाग का कार्य भी करना पड़ता था। अब बात आती है चौथा मीर बख्शी के बारे में। यह सेना विभाग का अध्यक्ष था। किसका? सेना विभाग का जो है अध्यक्ष था। यह मनसूबदारों एवं सैनिकों को वेतन का भुगतान करता था। बात आती है मीर सामान या खान ए सामान के बारे में। ठीक है, यह राज दरबार में काम आने वाली सभी वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था करता था। यह शाही कारखानों का नियंत्रण एवं शाही भंडार या कोष का संरक्षक भी था। नेक्स्ट छठा पॉइंट आता है काजी उल कुजात। ठीक है, बात आती है अपने काजी उल कुजात की। यह न्याय विभाग का जो है जो न्याय होता है आपके जजमेंट, ठीक है, उसका प्रधान होता था। दीवान ए अखबारात। ठीक है, यह सूचनाओं को सम्राट तक पहुंचाता था। जो भी सूचनाएं होती थी उनको सूचनाओं को जो सम्राट तक पहुंचाने का काम कौन करता था? दीवान ए अखबारात। ठीक है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस पद को समाप्त कर दिया था। किसने? औरंगजेब के शासनकाल में इसको मिटा दिया गया था, इस पद को हटा दिया गया था। अब आती है बार मीर आतिश के बारे में। यह शाही तोप खाने का प्रधान होता था। जो शाही तोप खाने होते उनका प्रधान कौन होता था? मीर आतिश। इसे दरोगा ए तोप खाना भी कहा जाता था। क्या? दरोगा ए तोप खाना भी कहा जाता था उस टाइम। बात आती है नेक्स्ट मुहतसिब। यह जनता के नैतिक मूल्यों का निरीक्षण करता था। ठीक है, बात आती है मिहिर बहर के बारे में। अब देखिए मिहिर बहर के बारे में बात करते हैं साथियों। तो देखिए आंतरिक जलमार्गों तथा छोटे छोटे जहाजों का निरीक्षण एवं चुंगी आदि को देखता था। कौन? मीर बहर। अब लास्ट पॉइंट आता है 11वां दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी यह सूचना एवं गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। कौन? आपके दरोगा ए डाक चौकी। यहां तक के पॉइंट को जो है एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट को लेके आता हूं साथियों। अब बात करते हैं हम प्रांतीय शासन के बारे में। ठीक है, वहां पे राज्य जो होता था उसका शासन किस प्रकार होता था। देखिए साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें सूबा कहा जाता था। ठीक है, सूबा राज्य के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकाई होती थी। ठीक है, राज्य के बाद जो सबसे बड़ी उस टाइम इकाई होती थी वो थी आपके सूबा। प्रांतों का शासन चलाने के लिए कई अधिकारी होते थे, जैसे सूबेदार यानी प्रांत का सबसे प्रमुख अधिकारी ये होता था। ठीक है, जिसे नाजिम भी कहा जाता था। इसे नागरिक व सैनिक दोनों अधिकार प्राप्त होते थे। अकबर के काल में इसे सिपाह सालार भी कहा जाने लगा था। ठीक है, दूसरा आता है दीवान ए सूबा या प्रांतीय दीवान। वित्तीय मामलों का प्रमुख या राजस्व एकत्रित करवाता था, ये राजस्व एकत्रित करता था। तीसरा आता है प्रांतीय बख्शी। तो देखिए मनसबदारों की देखभाल करना, सैनिकों की भर्ती तथा उसका वेतन निर्धारित करने वाला अधिकारी कौन होता था? प्रांतीय बख्शी होता था। और चौथा आपके होता था सदर। देखिए प्रांतीय धार्मिक एवं न्याय विभाग का यह प्रमुख होता था। कौन? सदर। इन पदाधिकारियों के अलावा वाकिया नवीस, कोतवाल, मुहतसिब, मीर बहर आदि ये जो होते थे पद वहां पर उस टाइम या पोस्ट उस टाइम जो है हम मान सकते थे जिलों के अंदर। ठीक है, सॉरी प्रांतीय प्रशासन के अंदर। अब बात आती है अपनी जिले की। ठीक है, तो जिले का शासन देखिए मुगल काल में सूबों को सरकारों या जिलों में जो है विभाजित किया हुआ था।
जिला या सरकार के प्रशासन की देखभाल के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की जो है नियुक्ति की जाती थी। पहला था आपके फौजदार, यह जिले का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? फौजदार। दूसरा था आपके अम्ल गुजार, यह वित्तीय मामला तथा लगान वाली वसूली का कार्य करता था। कौन? अम्ल गुजार जो है उस टाइम इसका कार्य करता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना परगने का शासन। ठीक है, अब देखिए परगना स्तर पर शासन करने के लिए कई पदाधिकारी होते थे, जैसे सिकदार, आमिल या मुसाफिक, फौजदार, कानून गो या काजी। तो देखिए परगने का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सिकदार। लगान निर्धारित करने वाला कौन होता था? अमील या मुसीफ, परगने की शासन के अंतर्गत। ठीक है, परगने की आय इकट्ठी करने वाला कौन था? फौजदार। ठीक है, भूमि का नाप तोल करने वाला कौन था? कानून गो। और ये देखो साथियों, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, कानून को के बारे में कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। भूमि का नाप तोल करने वाला कौन होता था? ठीक है, परगने के अंदर। तो उस समय कानून को जो होता था ये कार्य करता था। फिर काजी, मुकदमों से निपटने वाला या मुकदमों को निपटाने वाला कौन होता था? आपके काजी होता था। अब वहां पे ग्रामीण प्रशासन कैसा था, गांव का प्रशासन कैसा था? तो देखिए प्रत्येक गांव में एक प्रधान की नियुक्ति की जाती थी जिसे मुकंदम, खुद या चौधरी आदि कहते थे। ये लगान वसूली, शांति व्यवस्था आदि जो है बनाए रखने का कार्य करते थे। अब देखिए लगान व्यवस्था उस समय की, मुगल काल में लगान वसूली की कई पद्धतियों का उपयोग किया जाता था, जैसे जाब्ती, देखिए जाब्ती हो गया, नस्क हो गया, कनकूत हो गया, आईने दहसाला हो गया, आपके बंटाई आदि जो है उस समय लगान व्यवस्था थी। मुगल साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था आपके लगान। ठीक है, लगान का निर्धारण कृषि योग्य भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। इसके अलावा लगान के कई अन्य प्रकार भी होते थे, जैसे बंटाई हो गया आपके। ठीक है, ये बंटाई है यहाँ पर, गल्ला, बक्सी, नस्क, कनकूत आदि। राजस्व व्यवस्था को सुधारने में सबसे प्रमुख योगदान टोडरमल का था। किसका था? टोडरमल का। राजस्व व्यवस्था को सुधारने में सबसे अहम भूमिका टोडरमल की थी। पहले यह जो है शेरशाह की सेवा में थी। ठीक है, अब आता है आईने ए दहसाला। इस व्यवस्था को टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंजूर ने लागू किया था। इसमें लगान को 10 वर्षों का आधार बनाकर वसूला जाता था। शाहजहां ने दक्षिण में जब्ती प्रथा शुरू की थी। कौन सी? जब्ती प्रथा जो है शुरू की थी। मुगल काल में कृषकों को निम्न 3 प्रकार में बांटा गया था। देखिए कौन कौन से थे आपके? मुजारियान, यानी ये किराए की जमीन पर खेती करते थे। जो उस समय जो है किराए की जमीन पर जो खेती करते थे उसको जो है मुजारियान कहा जाता था। दूसरा था खुद काश्त, यानी एक किसान अपनी जमीन पर जो है खेती करते थे, स्वयं की जो भूमि पर जो खेती करते थे, आपकी जमीन पर खेती करते थे, उसको जो है खुद काश्त कहा जाता था। नेक्स्ट आता है आपके पाही काश्त। ये दूसरे गांव में रहकर दूसरों की जमीन पर खेती करते थे, इसलिए इसको पाही काश्त कहा जाता था। दूसरे की जमीन पर जो किराए की जमीन पर जो करते थे उसको मुजारियान, और खुद की जमीन पर करते थे उसको खुद काश्त के नाम से कहा जाता था। अब देखिए मुगल काल में भूमि को निम्न प्रकारों में बांटा गया था। ठीक है, मुगल काल के अंदर भूमि को जो है निम्न प्रकार में बांटा गया था, जैसे पोलज। ठीक है, तो देखिए पोलज क्या था? नियमित रूप से की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं साथियों? पोलज। उस समय जो है पोलज के नाम से इसको जाना जाता था। नियमित रूप से की जाने वाली खेती पोलज कहलाती थी। अब प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जोती जाने वाली जमीन क्या कहलाती थी? परती कहलाती थी। 1 या 2 वर्ष के अंतराल के अंदर जो जमीन जोती जाती थी उसको परती कहा जाता था। फिर आता था अपना चाचर। तो देखिए 2 से 4 वर्ष के अंतराल पर जोती जाने वाली जमीन क्या कहलाती थी? चाचर कहलाती थी। और 1 से 2 वर्ष के अंतराल के अंदर परती, 2 से 4 के अंदर जो है चाचर। अब बंजर, यह भूमि यह खेती योग्य भूमि नहीं है। ये तो आप सभी को होता है, जो बंजर भूमि होती है वो खेती योग्य नहीं होती है। अब देखिए लगान वसूली के आधार पर भूमि को निम्न प्रकारों में बांटा गया था। लगान की वसूली जो की जाती थी उसके अंदर भूमि को निम्न प्रकारों में बांटा गया था। कैसे कैसे बांटा गया था? पहला था जागीर, यानी मनसबदारों के नियंत्रण वाली जमीन जो होती थी उसको जागीर कहा जाता था। फिर था खालसा, केंद्र के नियंत्रण वाली जमीन जो होती थी उसको खालसा कहा जाता था। फिर था पैबाकी, केंद्र के नियंत्रण वाली जमीन जिसका लगान जागीरदार वसूलते थे उसको पैबाकी के नाम से साथ हम जानते थे उस टाइम।
अब बात आती है मुगल काल के जो प्रमुख चित्रकार थे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं साथियों। तो देखिए प्रमुख चित्रकार थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हुमायूं के समय के चित्रकार देखिए बिहजात यानी पूर्व का राफेल, दूसरा था आपके मेयर सैयद अली, तीसरा था आपके अबू समद, ठीक है, अबू समद यानी श्री कलम या मधु लेखनों की उपाधि इसको जो है दी गई थी। अब देखिए अकबर के समय के चित्रकार कौन कौन से थे, दसवंत, बसावंत, केसु और लाला मुकुंद, ये कौन कौन, ये किसके थे, अकबर के समय के चित्रकार थे, दसवंत, बसावन, केसु और लाल मुकुंद। अब देखिए जहांगीर के समय के अगर आपको पूछ ले जाए इन तीनों काल के मुगल काल के अंदर जो आते हैं, तो देखिए इसके अंदर पहला आता है आपके आगा रजा यानी हीराती उत्प्रवासी चित्रकार, आगरा में स्थापित नई चित्रशाला का प्रमुख यही होता था आगा राजा। आगा राजा तो था उस समय का यहां पर चित्रकला का जो है प्रमुख था। दूसरा देखिए फारूक बेग, तीसरा दौलत, चौथा मनोहर, पांचवा विचित्र और छठा था आपके मंसूर यानी मोरक्को चित्रशैली या पक्षियों के चित्रांकन का विशेषज्ञ था ये नादिर उल अस्तर की उपाधि इसको दी गई थी। यानी ये जो पशु पक्षी या जो मोरक्को चित्रशैली था उसके चित्रांकन का ये विशेषज्ञ था, इसलिए इसको जो है नादिर उल अस्तर के नाम से भी जाना गया था। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है आपके मुगल काल के अंदर संगीत के बारे में, ठीक है। तो अकबर एक अच्छा गायक था। अकबर ने हिंदू गायन लाल कलावत से सीखा था। किससे? लाल कलावत से सीखा था। अकबर ने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में तानसेन को रीवा से बुलाया था। कहां से? तानसेन को रीवा से। रीवा कहां है? एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तानसेन इस काल के सबसे प्रसिद्ध है वो संगीतज्ञ थे। इसका मूल नाम राम तनु पांडे था। किसका? तानसेन का जो प्रमुख या मूल नाम आपका क्या था? राम तनु पांडे था। मकरंद पांडे जो है इनके पिता का नाम था। मकरंद पांडे जो है तानसेन के पिता थे और तानसेन का रियल नेम आपके राम तनु पांडे था, ठीक है। बेजू बाबरा भी अत्यंत प्रसिद्ध संगीतकार था उस टाइम। कौन? बेजू बाबरा। औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब संगीत का जो है विरोधी था तथा उसने दरबार में जो है संगीत पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। अब देखिए मुगल कालीन रचनाएं, अब यहां पर हम देखते हैं तो देखिए तुजुक ए बाबरी, उसका जो है लेखक था बाबर, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। फिर आता है हुमायूं नामा, तो देखिए गुलबदन बेगम थी इसकी लेखक, हुमायूं की ये बहन थी। अकबर नामा अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, ताजकिरात अल वाक़ियात जोहर, तोहफाई अकबर शाही का अब्बास शेरवानी, तारिक ए शेर शाही इसका लेखक दाऊद था, तारिक ए अल्फी नकीब खां मुल्ला, ठीक है। फिर आता है आपके मुंतकब उल तबारकी, उसका बदाइनु जो था उसका जो है लेखक था, ठीक है। तारिक ए सलाहनी अहमद यादगार, तारिक ए हुमायूं तो इसका था आपके बज़ीद सुल्तान अफगाना, ठीक है। अकबरनामा का ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, साथ ही इसका याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है ये आपके, ठीक है। अकबरनामा के लेखक अलहदाद फैजी सर हिंदी, ठीक है, अलहदाद फैजी सिर हिंदी, ठीक है। नफाइस उल मासिर का लेखक कौन है? अलाउद्दौला, ठीक है। फिर आता है आपके कज़विनी, यानी अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक थी। अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी? आपके कज़विनी, ठीक है। फिर है तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर तथा मोतमिद खां, ठीक है। फिर आता है आपके 17वां इकबाल नामा ए जहांगीरी, यानी मोतमिद खां बख्शी, जहांगीर की आत्मकथा जो ये थी साथियों। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने है भारत के जो संघर्षकालीन जो भारत था उसका सेकंड पार्ट क्लियर किया है। मूल काल का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे या जो भी पॉइंट थे हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर जो है इसको लाइक कीजिएगा और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर फैलाइएगा ताकि वो भी जो है इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। मैं संपत लीला आपसे जो है अलविदा लेता हूं साथियों। धन्यवाद।